मवाद कोशिकाओं में की, मवाद कोशिकाओं में की, खोज किसमें की? मानव की मवाद कोशिकाओं में की और इसे नाम दिया न्यूक्लिन। बाद में आल्टमान ने इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। आल्टमान ने इसे क्या कहा? न्यूक्लिक अम्ल कहा। न्यूक्लिक अम्ल है न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का जो पूरा नाम है वो क्या है? पूरा नाम है इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम, जबकि कई जगह ये बोलते हैं कि राइबोज तो क्या है? शर्करा है। तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम, वो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो डीएनए न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। आरएनए अधिकांश जीवों में अधिकांश जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। अधिकांश जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। आरएनए संदेशवाहक अनुकूलक संरचनात्मक व उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब उसके बाद में जो न्यूक्लिक अम्ल के घटक है या न्यूक्लियोटाइड के जो घटक है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल के जो घटक है, न्यूक्लिक अम्ल के घटक किन किन से न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण होता है? तो इसमें 3 घटक होते हैं इसके। एक होता है नाइट्रोजनिक क्षार, N2 क्षार। सेकंड होता है
पेंटोज शर्करा, और थर्ड होता है फॉस्फेट समूह है, फॉस्फेट समूह है। N2 क्षार, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह है। ये तीन इसके क्या होते हैं? घटक होते हैं। अब N2 बेस है, वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्यूरीन और सेकंड होता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन प्यूरीन में पहले भी आपको बताया है, प्यूरीन में कितने नाइट्रोजनिक क्षार आते हैं? 2। एक एडिनिन, एडिनिन और सेकंड है ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन में 2 वल्ले पाई जाती है, एक हेक्सा वल्ले और एक पेंटा वल्ले। एक हेक्सा वल्ले और एक पेंटा वल्ले। जबकि अपने इसमें ज्यादा नहीं है, इतना ही आपको ध्यान रखना है कि प्यूरीन में एडिनिन और ग्वानिन आते हैं और पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। अब यहां ये ध्यान देना है कि थाइमीन ओनली इन डीएनए और ये ओनली इन आरएनए। ये केवल आरएनए में पाई जाती है और ये केवल डीएनए में पाई जाती है। बाकी तीनों एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन आरएनए और डीएनए दोनों में पाई जाती है। जो नाइट्रोजनिक क्षार है वो डीएनए की पूछे तो क्या बताओगे? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। आरएनए की पूछे तो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है ना? और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, निम्न में से आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनिक क्षार नहीं पाया जाता है? थाइमीन। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनिक क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता है? यूरेसिल। अब इसके बाद में पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा भी 2 प्रकार की होती है। एक जो डीएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है उसे डीऑक्सी राइबोज, यहां बोलेंगे अब डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और जो आरएनए में पाई जाती है उसे राइबोज शर्करा। आगे देखते हैं इसके नीचे। सेकेंड पॉइंट है पेंटोज शर्करा। और पेंटोज शर्करा के 2 टाइप हैं। फर्स्ट टाइप में डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा का अणुसूत्र क्या होता है? C5H10O4। ये इसका अणुसूत्र है। इसकी संरचना कैसी होती है? इस प्रकार से इसकी ये ऑक्सीजन, यहां कार्बन नंबर 1 है, ये O और H, ये कार्बन नंबर 1, यहां कार्बन नंबर 2 है, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर दोनों और हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है। और ये कार्बन नंबर 3 H OH, कार्बन नंबर 4 पे H, और इसी कार्बन नंबर 4 से CH2OH जुड़ा रहता है। ये कार्बन नंबर 5। कार्बन के नंबर कितने? 5 है। कार्बन नंबर 1 यहां प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 2 यहां प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 3 यहां प्रेजेंट है,
कार्बन नंबर 4 यहां प्रेजेंट है और कार्बन नंबर 5 यहां प्रेजेंट। ये पेंटोज शर्करा है जिसकी स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोज या डीएनए में इस प्रकार की होती है। और आरएनए में देखें अपन, आरएनए में राइबोज शर्करा, कौन सी शर्करा होती है? राइबोज शर्करा। और राइबोज शर्करा का अणुसूत्र C5H10O5 होता है। क्या होता है? O5 होता है। इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। कार्बन नंबर 1 OH H H OH H OH H CH2 OH। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 कार्बन है। अब देखो ऑक्सीजन बराबर है कि नहीं है? ऑक्सीजन 1 2 3 4 ये 5। हाइड्रोजन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 और 3 10। कार्बन 5 हो ही गए। ये सेकंड पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन का कार्बन ही है जिसकी वजह से डीएनए मोर स्टेबल होता है और इसीलिए डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लिया जाता है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपयोग में क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसके डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कार्बन नंबर 2 पर केवल हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। इसकी वजह से ये स्थिर होता है या स्थायी होता है, ये ज्यादा क्रियाशील नहीं होता है। वरना ये जो कार्बन नंबर 2 पर OH समूह है वो शीघ्रता से जल में परिवर्तित हो सकता है, अस्थिर है ये, ठीक है ना। इसलिए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जीएनए और आरएनए दोनों में से आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए का ही क्यों उपयोग किया जाता है? कार्बन नंबर 2 पर केवल इस पे हाइड्रोजन होता है और इस पर OH समूह होता है। ये स्थिर समूह है जबकि ये अस्थिर समूह है। जो अस्थिर होगा वो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करेगा। तो यहां तक देख लिया। अब इन बॉन्ड्स की बात करें। अब ये शर्करा है, अभी हमने कहा था कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? तो नाइट्रोजनी N2 बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियो न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस
PO4 समूह, इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड है और ऊपर वाला न्यूक्लियोसाइड। तो कोई पूछे न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? जब नाइट्रोजनिक क्षार और पेंटोज शर्करा आपस में जुड़ जाते हैं तो उस संरचना को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है, PO4 समूह यानी फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के ही तो बहुलक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। DNA RNA का एक अणु बनाते हैं। अब किस जगह बनते हैं और कौन सा बंध बनता है उसके बारे में मैं बताता हूं। पेंटोज शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा नाइट्रोजनिक क्षार जुड़ते हैं। देखो डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊं। ये शुगर है और इस शुगर में यहां OH, इस OH से इसे एडिनिन जुड़ गया। क्या है? एडिनिन जुड़ गया। तो ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बंध। इसे क्या कहेंगे? एन ग्लाइकोसिडिक बंध। ये क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक बंध है। एन ग्लाइकोसिडिक बंध किसके मध्य बनता है? कार्बन नंबर 1 व नाइट्रोजनिक क्षार के मध्य जो बंध बनता है उस बंध को क्या कहते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बंध। अब कार्बन नंबर 5 के साथ जब फॉस्फेट समूह P यानी फॉस्फेट समूह जुड़ता है, कार्बन नंबर 5 से जब फॉस्फेट समूह जुड़ता है, ये अब इसको कहते हैं फास्फो एस्टर बंध। कार्बन नंबर 5 व फॉस्फेट समूह के बीच में जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं? फास्फोएस्टर बंध। यहां तक कि यह संरचना इधर वाली क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोसाइड। और अब ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना? ये एक न्यूक्लियोटाइड है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर ही तो न्यूक्लिक अम्ल बनाएंगे। बहुलक है ना? एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इसमें दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा 3 to 5 डायरेक्शन में जुड़ते हैं। किस डायरेक्शन में जुड़ते हैं? 3 to 5 डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसके ये तीसरा कार्बन है और अगले न्यूक्लियोटाइड का ये ऑक्सीजन है, ये भी शुगर है।
इसका ये CH2OH और इस OH से ये बंध द्वारा जुड़ गया। तो ये दो बंध है, ये बंध है, इन्हें कहते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बंध। शॉर्ट में इसे कहते हैं इंग्लिश में PDE, फास्फोडाइएस्टर बंध। क्या कहते हैं इसे? फास्फोडाइएस्टर बंध। फास्फोडाइएस्टर बंध किस किस के बिटवीन बन रहा है? ये फास्फोडाइएस्टर बंध 3 to 5 प्राइम की ओर बनता है। तो यहीं से हम लिखेंगे PDE। PDE की फुल फॉर्म क्या है? फास्फोडाइएस्टर बंध। PDE बंध 3' से 5' की ओर बनता है। 3' से 5' की ओर बनता है। अब हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में देखते हैं। अब इसी में एक बार और देख लो, पहला फॉस्फेट समूह जुड़ता है वो तो फास्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़ता है। दूसरा और तीसरा फॉस्फेट समूह जुड़ेगा तो उनके मध्य जो बॉन्ड होगा वो फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। अरे जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये क्या हो गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP हो गई। शॉर्ट में क्या हो गई? ATP हो गई। तो ये जो बंध है इसे कहते हैं फास्फो एनहाइड्राइड। फास्फो एनहाइड्राइड बंध। और ये बंध कैसे होते हैं? उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च ऊर्जा वाले। ये बंध है वो हाई एनर्जी, उच्च ऊर्जा वाले। ये बंध कैसे होते हैं? उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। बना लो उसको। अब उसके बाद में हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स देखते हैं। RNA और DNA के दोनों के अलग अलग होते हैं। DNA और RNA के जो न्यूक्लियोसाइड और साथ में उनके न्यूक्लियोटाइड्स भी होंगे। तो सबसे पहले जो नाइट्रोजनिक क्षार है वो कौन सा होता है? एडेनिन की बात करें अपन तो फर्स्ट है एडेनिन। एडेनिन क्या है? नाइट्रोजनिक क्षार है। एडेनिन क्या है? नाइट्रोजनिक क्षार। और इस एडेनिन से एक तरफ ऐड होगी राइबोज शर्करा और एक तरफ ऐड करेंगे अपन डीऑक्सी राइबोज शर्करा। एक तरफ राइबोज शर्करा और एक तरफ डीऑक्सी राइबोज शर्करा।
तो यहाँ प्लस है C5H10O5, यहाँ है C5H10O4, यहाँ बनेगा एडेनिन प्लस राइबोशर्करा एडिनोसिन, एडिनोसिन, ये एडिनोसिन है। यहाँ एडेनिन प्लस डिऑक्सी राइबोशर्करा है। अरे इस अणुसूत्र का उधर नाम क्या है हिंदी में? डिऑक्सी राइबोशर्करा। तो इससे बनेगा डिऑक्सी एडिनोसिन, डिऑक्सी एडिनोसिन नहीं है। अब इस एडिनोसिन से ये जो एडिनोसिन बना, ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। ये नाइट्रोजनिक सार, ये पेंटोशर्करा, ये न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेंगे और फॉस्फेट ग्रुप अपन तीनों ही जोड़ देते हैं। या अगर एक फॉस्फेट जुड़ता है P यानी फॉस्फेट, तो ये बनता है AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर दो फॉस्फेट समूह जुड़ते हैं तो ये बन जाएगा ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर तीन फॉस्फेट जुड़ते हैं तो ये बन जाएगा ATP। तो अपन कहते हैं ATP क्या है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। क्यों? क्योंकि इसमें उच्च ऊर्जा वाले बंध हैं, एनहाइड्राइड बॉन्ड द्वारा तीन फॉस्फेट समूह जुड़े हुए हैं। अंतिम फॉस्फेट समूह पहले विखंडित होता है तो कौन सा होता है? अंतिम, तो उच्च ऊर्जा निकलेगी। दूसरा विखंडित होगा तो भी एनहाइड्राइड बंध टूटेगा, उच्च ऊर्जा निकलेगी। फिर फास्फोएस्टर बंध टूटेगा, उससे कम मात्रा में ऊर्जा रिलीज होगी। तो ये कहे निम्न में से एटीपी है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, बहुलक, या एक नाम और आ जाए इसका, तो क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। इसे एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यह एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तीसरा आता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब डीएनए से, तो डीएनए से डिऑक्सी एडिनोसिन बना। इस डिऑक्सी एडिनोसिन में वही फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट, DAMP, डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, GADP, GATP, है ना? तो
ये नाइट्रोजनिक सार है, ये पेंटोस शर्करा है, ये न्यूक्लियोसाइड है, और ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल भी कहते हैं। तो इससे क्या कहेंगे ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड्स को? अरे एडिनिलिक अम्ल, यहां डीऑक्सी लगेगा, और ऊपर वाले को क्या कहेंगे? एडिनाइलिक या एडिनिलिक अम्ल। एडिनिलिक अम्ल। इसकी तरह ही सेकेंड नाइट्रोजनिक सार है ग्वानिन। अरे ग्वानिन प्यूरिन है या पिरिमिडीन? प्यूरिन है। ये ग्वानिन है, और इस ग्वानिन से राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शर्कराएं जुड़ेगी। तो ऊपर की तरफ C5H10O5, ये कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर है, तो इससे क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड ग्वानोसिन। क्या बनेगा? ग्वानोसिन। और इसी से अगर C5H10O4 शुगर जुड़ती है, तो इसे क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। और इससे क्या बनेगा? वेरी गुड, डीऑक्सी ग्वानोसिन। डीऑक्सी ग्वानोसिन क्या बनेगा इससे? डीऑक्सी ग्वानोसिन। अब इसमें ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड के लिए इसमें फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड करने हैं। तो एक फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते ही ये क्या बन जाएगा? ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। दो होते ही क्या बन जाएगा? ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। और तीन ऐड होते ही ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये दोनों उच्च ऊर्जा वाले हैं, और इसे हम क्या कहेंगे शॉर्ट में? ग्वानिलिक अम्ल। ऐसे ही डीऑक्सी ग्वानोसिन में जब फॉस्फेट समूह जुड़ेगा, ये 5 आरएनए का चल रहा है, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं, इधर चल रहे हैं किसके? डीएनए के। तो यहां 3 फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड होंगे। ये एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हों। एक जुड़ा हुआ हो तो DGMP, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे शॉर्ट में कहेंगे डीऑक्सी ग्वानिलिक अम्ल। न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सी
ग्वानिलिक अम्ल, डिऑक्सी ग्वानिलिक अम्ल, बना लो इसको। नाइट्रोजनिक सार, ये क्या है दोनों? पेंटो शर्करा। ये क्या बना? अरे जब नाइट्रोजनिक सार और पेंटो शर्करा जुड़ी तो न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड में ये फॉस्फेट समूह जुड़े तो क्या बने? ये न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का। अब इसके बाद में प्यूरीन कंप्लीट है अपना, पिरिमिडीन पे आते हैं। तो पिरिमिडीन पर पहला नाइट्रोजनिक सार कौन सा है? साइटोसिन। अब आता है अपने पास थर्ड आता है साइटोसिन। थर्ड नाइट्रोजनिक सार कौन सा है? साइटोसिन। साइटोसिन के साथ ये C2H5 नहीं C5H10O5, ये राइबोज शुगर है। ये C5H10O4, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। जब साइटोसिन के साथ राइबोज शर्करा जुड़ी तो क्या बनेगा? साइटिडीन। और साइटिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड। और साइटिडीन क्या है? एक आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है। और अगर बन जाए डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन क्या होगा? डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है। अरे डीऑक्सीसाइटिडीन क्या है? डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है। अब इन न्यूक्लियोसाइड्स में अगर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, 1p का मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप, तो ये बनता है CMP, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अगर दो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं तो CDP, साइटिडीन डाइफॉस्फेट। और अगर तीन फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं तो CTP, और इसे कहते हैं साइटिडिलिक अम्ल। साइटिडिलिक अम्ल, साइटिडिलिक अम्ल है। अब इसी में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ तो ये DCMP, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। दो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते ही CDP, और तीन ऐड होते ही DCTP, डीऑक्सी साइटिडिलिक ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या है? डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल, डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल, डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल, बढ़ा लो इसको। थाइमिडीन, और इसमें फॉस्फेट समूह है। इसमें जब फॉस्फेट समूह जुड़ेंगे
एक फॉस्फेट समूह जुड़ते ही डी TMP, दो फॉस्फेट समूह जुड़ते ही डी TDP, और तीन फॉस्फेट समूह जुड़ते ही डी TTP। डिऑक्सी थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट, है ना, डिऑक्सी थायमिडीन डाइफॉस्फेट, और इसे क्या कहेंगे, डिऑक्सी थायमिडीलिक अम्ल। यह कहलाएगा डिऑक्सी थायमिडीलिक अम्ल। और जो शेष है उसको कल देखेंगे, यूरेसिल वाले। बढ़ा लो। ठीक है ना, ऐसे पैक रहेंगे ये, ऐसे बैठेंगे तो अपने आप पढ़ेंगे भी।